कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु। जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो समाजशास्त्र की नींव को समझने के लिए बहुत जरूरी है और खास तौर पर आरपीएससी परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जैसे हर विषय का आप देखिए, चाहे वो इतिहास हो या राजनीति विज्ञान, सबका अपना एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। सही। वैसे ही समाजशास्त्र का भी अपना एक अध्ययन क्षेत्र है, अपनी एक विषय वस्तु है, और आज हम इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? कौन से विचारक से शुरू करना सबसे सही रहेगा? देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा नाम है एलेक्स इंकेल्स का। इंकेल्स। हाँ, और आरपीएससी के लिहाज से ये किताब का नाम भी याद रखना जरूरी है। तो अपनी इस किताब में इंकेल्स ने एक बहुत बुनियादी बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, मतलब स्कोप, और जो उसकी विषय वस्तु है यानी सब्जेक्ट मैटर, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अच्छा। जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं, आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो फिर बहस किस बात पर हुई, अगर दोनों एक ही हैं तो? बहस इस बात पर हुई कि समाजशास्त्र का ये जो क्षेत्र है, ये दायरा, ये कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, और इसी को लेकर समाजशास्त्रियों में दो अलग अलग खेमे बन गए, दो विचारधाराएं जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं। दो संप्रदाय? जी। कौन कौन से? पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, अंग्रेजी में इसे फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्टिक स्कूल कहते हैं। स्वरूपात्मक मतलब जो स्वरूप या फॉर्म पर ध्यान देता हो। बिल्कुल। और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल। हम इन दोनों को एक एक करके और बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले संप्रदाय से शुरू करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इनकी मूल मान्यता क्या थी? ये क्या मानते थे? देखिए, इस संप्रदाय के जो समर्थक थे वो मानते थे कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, एक स्पेशल साइंस। विशेष विज्ञान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका काम समाज की हर चीज का अध्ययन करना नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक घटनाओं के जो बाहरी स्वरूप हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनका अध्ययन करता है। बाहरी स्वरूप? हाँ, न कि उनकी अंतर्वस्तु यानी उनके कंटेंट का। स्वरूप और अंतर्वस्तु, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। इस संप्रदाय के सबसे बड़े समर्थक थे जॉर्ज सिमिल। उन्होंने इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया है। अच्छा। आप एक ग्लास की कल्पना कीजिए। वो जो ग्लास है? हाँ, उसका आकार, उसकी बनावट, वो उसका स्वरूप है, फॉर्म है। ठीक है, ग्लास एक स्वरूप हो गया। अब उस ग्लास में आप कभी पानी भर सकते हैं, कभी दूध, कभी जूस। ये जो पानी, दूध या जूस है, ये उसकी अंतर्वस्तु है, मतलब कंटेंट। समझ गया। ग्लास वही रहता है पर उसके अंदर की चीज बदलती रहती है। एकदम सही। तो सिमिल ने कहा कि समाजशास्त्र का काम सिर्फ उस ग्लास के स्वरूप का अध्ययन करना है, उसके अंदर क्या भरा है, यानी आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियां, उनका अध्ययन दूसरे विज्ञान करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र वगैरह। मतलब समाजशास्त्र सिर्फ सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, इन बाहरी पैटर्न्स को स्टडी करेगा? बिल्कुल। और सिमिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने माना कि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर गिलास में पानी की जगह तेजाब भर दें तो गिलास तो पिघल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी बना। लेकिन इस स्कूल की जो मूल सोच थी वो यही थी। ठीक है, तो इस स्कूल के मुख्य समर्थक कौन कौन थे? परीक्षा के लिए ये नाम जरूरी होंगे। हाँ, ये नाम बहुत जरूरी हैं। मुख्य समर्थक हैं जॉर्ज सिमिल, वीरकांत, वॉन वीज, पाक एवं बर्गेस, टॉनीज और रॉस। इन नामों को याद रखना है। जॉर्ज सिमिल के बारे में तो हमने बात की, अब फर्डिनेंड टॉनीज के विचारों पर आते हैं। उनकी किताब गेमाइनशाफ्ट एंड गेसेलशाफ्ट बहुत प्रसिद्ध है। बेहद, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। टॉनीज ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप के आधार पर समाज के दो प्रकार बताए। दो प्रकार? हाँ, पहला गेमाइनशाफ्ट, इसका सरल मतलब है समुदाय। समुदाय, ये वो समाज है जिसकी उत्पत्ति अपने आप होती है, स्वतः। यहाँ रिश्ते बहुत घनिष्ठ, व्यक्तिगत और भावनात्मक होते हैं। दिल के रिश्ते होते हैं, जैसे हमारा परिवार या कोई पुराना गांव। मतलब जहां अपनेपन का एहसास हो। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार उन्होंने बताया गेसेलशाफ्ट, जिसे हम समाज या समिति कह सकते हैं। और ये कैसा होता है? इसकी उत्पत्ति जानबूझकर की जाती है, किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यहाँ रिश्ते औपचारिक, अस्थायी और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। दिमाग के रिश्ते,
जैसे कोई कंपनी या कोई बड़ा शहर? तो टॉनीस क्या कहना चाह रहे थे इससे? टॉनीस का कहना था कि दुनिया का जो विकास है वो समुदाय से समाज की ओर हो रहा है। हम गेमाइनशाफ्ट से गेसेलशाफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनेपन वाले रिश्तों से निकलकर मतलब वाले रिश्तों की दुनिया में। ये तो आज के समय में बहुत ज्यादा सच लगता है। जी, चलिए अब इस संप्रदाय के एक और बड़े विचारक की बात करते हैं, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, इनके अध्ययन का केंद्र तो सामाजिक क्रिया था, है ना? हाँ, उनकी किताब का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और उनके लिए समाजशास्त्र का पूरा केंद्र सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन है। तो ये सामाजिक क्रिया आखिर है क्या? क्या हमारा हर काम सामाजिक क्रिया है? नहीं, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वो व्यवहार है जो अर्थपूर्ण हो और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होता हो। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप अकेले कमरे में पूजा कर रहे हैं, तो वो एक धार्मिक क्रिया है। लेकिन अगर आप मंदिर में सबके साथ पूजा कर रहे हैं, ये सोचकर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो वो सामाजिक क्रिया बन जाती है। अच्छा, मतलब जब दूसरे लोग हमारे एक्शन में शामिल हो जाएं, चाहे असल में या हमारी सोच में। बिल्कुल, और वेबर ने इसी सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 4 प्रकार? पहला है लक्ष्योन्मुख तार्किक क्रिया। लक्ष्योन्मुख तार्किक क्रिया। हाँ, ये वो क्रिया है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य और उस तक पहुंचने के साधन दोनों को बहुत सोच समझ कर चुनता है। जैसे आरपीएससी परीक्षा पास करने के लिए एक योजना बनाकर, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना। बिल्कुल, तार्किक व्यवहार। जी। दूसरा है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। मूल्यांकनात्मक। ये वो क्रिया है जो व्यक्ति अपने मूल्यों या आदर्शों से प्रेरित होकर करता है, परिणाम की चिंता किए बिना। जैसे हमेशा सच बोलना, चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो। यहाँ मूल्य ज्यादा जरूरी है, नतीजा नहीं। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है भावात्मक सामाजिक क्रिया। ये वो क्रिया है जो भावनाओं के आधार पर की जाती है, प्रेम में, क्रोध में या डर में। जैसे गुस्से में किसी को कुछ कह देना। और चौथा प्रकार? चौथा और आखिरी है परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये वो काम है जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है, परंपरा है, बस करते आए हैं इसलिए कर रहे हैं। जैसे त्योहार मनाना या बड़ों का सम्मान करना। तो ये था स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो समाज के सिर्फ बाहरी ढांचे का अध्ययन करना चाहता था। जी हाँ। लेकिन जाहिर है इस सोच से सभी सहमत नहीं होंगे। तो अब आते हैं दूसरे खेमे पर, समन्वयात्मक संप्रदाय। हाँ, समन्वयात्मक या सिंथेटिक स्कूल। इनकी सोच स्वरूपात्मक वालों से बिल्कुल उल्टी थी। कैसे? ये मानते थे कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, कोई विशेष विज्ञान नहीं। इसका काम समाज के किसी एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक साथ समझना है। पूरे समाज को? हाँ, ये लोग समाज की तुलना एक शरीर से करते हैं, एक जीव या ऑर्गेनिज्म से। शरीर से? ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर के सभी अंग, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। बस वैसे ही समाज के सभी अंग, जैसे परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये सब भी आपस में जुड़े हैं। आप किसी एक को अलग करके नहीं समझ सकते। आपको पूरे समाज का अध्ययन करना होगा। तो इस विचारधारा के मुख्य समर्थक कौन थे? इसके समर्थकों में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे दुर्खिम, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, हॉबहाउस और समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट भी इसी में आते हैं। चलिए एमिल दुर्खिम से शुरू करते हैं। उनके क्या विचार थे? दुर्खिम की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधान पर जोर देना चाहिए। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है समाज की वो साझा मान्यताएं, वो विचार और भावनाएं जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की होती हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हमारे मन में जो सम्मान की भावना आती है, वो एक सामूहिक प्रतिनिधान है। अच्छा, मतलब जो सोच पूरे समाज की कॉमन सोच हो। और बताए, लेकिन उनका आधार टॉनीस से अलग था। उन्होंने क्या प्रकार बताए? पहला, यांत्रिक समाज यानी मैकेनिकल सोसाइटी। ये आदिम या सरल समाज होते हैं जहां एकता का आधार समानता होती है। सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा काम करते हैं। और यहाँ कानून कैसा होता है? यहाँ दमनकारी कानून पाया जाता है। मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है ताकि समूह की एकता बनी रहे। ठीक है। और दूसरा समाज? दूसरा है सावयवी समाज यानी ऑर्गेनिक सोसाइटी। ये हमारा आधुनिक औद्योगिक समाज है। और यहाँ एकता का आधार क्या है?
यहाँ एकता का आधार है विशेषज्ञता और पारस्परिक निर्भरता। सब लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसान, और क्योंकि सब अलग हैं, इसीलिए सब एक दूसरे पर निर्भर है। और कानून? यहाँ क्षतिपूरक कानून पाया जाता है, जिसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करना है। तो दुर्खीम के अनुसार समाज यांत्रिक से सावयवी में बदलता क्यों है? जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन के कारण जब जनसंख्या और लोगों के बीच मेल जोल बढ़ता है तो समाज को जिंदा रहने के लिए काम का बंटवारा करना पड़ता है और वो सावयवी बन जाता है। अब बात करते हैं सुरुकिन की। उनका N+1 का नियम क्या था? हाँ, सोरोकिन का विचार बहुत दिलचस्प था। उनकी किताब है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी। वो मानते थे कि समाजशास्त्र को सभी सामाजिक घटनाओं के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करना चाहिए। सभी सामाजिक विज्ञानों को साथ लेकर चलना। बिल्कुल। उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल दिया। उनका N+1 का नियम कहता है कि समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों, जिन्हें उन्होंने N कहा, उनके सामान्य लक्षणों का, मतलब कॉमन फीचर्स का। हाँ, और उनके आपसी संबंधों, जिन्हें उन्होंने +1 कहा, का अध्ययन करता है। एक तरह से समाजशास्त्र इन सभी विज्ञानों के बीच एक पुल का काम करता है। तो एक तरफ स्वरूपात्मक और दूसरी तरफ समन्वयात्मक। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? समाजशास्त्र क्या है? आत्मक भी। जैसा कि गिन्सबर्ग ने बहुत खूबसूरती से कहा है, समाजशास्त्र स्वरूपात्मक व समन्वयात्मक दोनों का मिलन है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई क्षेत्र की बात। अब इस एपिसोड के दूसरे हिस्से पर आते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर। जी इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? जी, इस पर भी अलग अलग विचारकों ने अपनी राय दी है। हम फिर से एलेक्स इंकेल्स की बात करते हैं। जी। अपनी किताब व्हाट इज सोशियोलॉजी में इंकेल्स ने विषय वस्तु तय करने के 3 रास्ते बताए। 3 रास्ते? हाँ, पहला ऐतिहासिक मार्ग, यानी समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स, उनके विचारों को पढ़ो और समझो कि वो क्या पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, संस्थापकों को पढ़ना। दूसरा आनुभविक मार्ग, इसमें आधुनिक समाजशास्त्रियों जैसे पार्सन्स और मर्टन के विचारों का अध्ययन करना। और तीसरा है विश्लेषणात्मक मार्ग, मतलब तर्क और विवेक के आधार पर तय करो कि आज के समय में क्या पढ़ना प्रासंगिक है। ये तो एक फ्रेमवर्क हो गया, लेकिन कॉन्क्रीटली किन किन टॉपिक्स को विषय वस्तु में रखा गया? जैसे कॉम्ट ने क्या कहा? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट ने विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में बांटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या थे वो 2 भाग? पहला सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनामिक्स। स्थितिकी और गतिकी, मतलब एक में समाज की स्थिरता का और दूसरे में गति का अध्ययन होगा। बिल्कुल। सामाजिक स्थितिकी में समाज की संरचना का अध्ययन होता है। समाज किन चीजों से मिलकर बना है, परिवार, विवाह, धर्म, राज्य, कानून, ये समाज का ढांचा है। और सामाजिक गतिकी में? उसमें सामाजिक परिवर्तन, विकास और प्रगति का अध्ययन होता है। समाज कैसे बदलता है, कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है। और दुर्खिम ने विषय वस्तु को कैसे बांटा? दुर्खिम ने इसे 3 भागों में बांटा। पहला सामाजिक आकारिकी, इसमें जनसंख्या का घनत्व, उसका वितरण, इन सब का अध्ययन होता है। मतलब समाज का बाहरी आकार। हाँ। दूसरा सामाजिक कार्यकी, इसमें समाज के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन होता है, जैसे धर्म का क्या कार्य है, परिवार का क्या कार्य है। और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। इसका काम है समाज के सार्वभौमिक नियमों को खोजना, बनाना। अब अंत में गिन्सबर्ग के वर्गीकरण को भी समझ लेते हैं। उन्होंने 4 भाग बताए थे, है ना? जी, गिन्सबर्ग ने विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा। पहला सामाजिक आकारिकी, जो दुर्खिम जैसा ही है, जनसंख्या और सामाजिक संरचना का अध्ययन। दूसरा सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे सहयोग, संघर्ष, समायोजन, समाजीकरण, ये सब कैसे काम करती हैं। और तीसरा वाला मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, सामाजिक व्याधि की। हाँ, सोशल पैथोलॉजी। इसमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होता है, जैसे अपराध, बाल अपराध, गरीबी, चोरी। गिन्सबर्ग मानते थे कि ये समाज की बीमारियां हैं और समाजशास्त्र का काम इन बीमारियों को समझना भी है। ये तो समाजशास्त्र को एक डॉक्टर की भूमिका दे देता है। बिल्कुल। और उनका चौथा भाग था सामाजिक नियंत्रण, यानी सोशल कंट्रोल।
इसमें उन तत्वों का अध्ययन होता है जो समाज में नियंत्रण बनाए रखते हैं, जैसे कानून, प्रथा, रीति रिवाज, नैतिकता। तो आज हमने समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की। जी तो क्लास खत्म करने से पहले क्या हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं जो हमने आज पढ़ा? हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं। जी। सबसे पहले हमने समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। इसमें 2 मुख्य संप्रदाय हैं। पहला, स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है और सिर्फ स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसके समर्थक हैं सिमेल, तोनीज, वेबर। और दूसरा, समन्वयात्मक संप्रदाय, जो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है और संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। इसके मुख्य समर्थक हैं दुर्खीम और सोरोकिन। और निष्कर्ष ये था कि समाजशास्त्र दोनों का मिश्रण है। बिल्कुल। फिर हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात की। इसमें हमने कॉम्ट के 2 भाग देखे, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। फिर दुर्खिम के 3 भाग, सामाजिक आकारिकी, सामाजिक कार्यकी और सामान्य समाजशास्त्र। और अंत में गिन्सबर्ग के 4 भाग, सामाजिक आकारिकी, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक नियंत्रण। बहुत बढ़िया। इससे पूरा टॉपिक एक बार में साफ हो गया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगली क्लास में हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।